मेरा एक छोटा सा गांव था। मेरे पिता गांव के मुखिया थे। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत ऐसी कि जो भी देखता वह देखता ही रह जाता। बड़ी हुई तो पापा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, पर मैं नहीं जानती थी कि पापा मेरी शादी बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं पापा की वजह से हमेशा जिंदगी में आगे ही बढ़ी हूँ। कभी उन्होंने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। अब वह जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर एक दिन पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। मैंने कहा, पापा लड़का आपकी तरह पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं उससे बात करूं तो बात करते ही रह जाऊं, मेरी बातें खत्म ही ना हों। बोले, तू तो बड़ी फिल्मी बातें करने लगी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ा लिखा नौजवान ही तेरे लिए चुनूं। मैंने कहा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। पापा ने मेरे लिए लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया, पर अब पापा अक्सर गुमसुम ही रहते थे। एक दिन मैं उनके कमरे में गई तो परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ है? आजकल पापा बहुत खामोश रहने लगे थे। पापा बोले, बेटी बस मैं एक बात पर परेशान हूँ, तुम क्या कहती हो इसके बारे में? मैंने कहा, पापा आप जो भी कहेंगे मुझे स्वीकार है। पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करने से पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे आप वही करें, मेरी मर्जी तो मत देखिए। मैं तो अभी नादान हूँ, आप समझदार हैं, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे वही सही होगा। पापा बोले कि एक लड़का तो है जो तुमसे शादी करना चाहता है बेटी, पर उसके खानदान का कुछ अता पता नहीं है, और मैं तो यह भी नहीं जानता कि अभी शादी के लिए वह मानेगा या नहीं। लड़का अकेला हीरा है। अगर मैं कहूँ कि मैंने आज तक उस जैसा खूबसूरत व्यक्ति नहीं देखा तो गलत नहीं होगा। अपनी 65 साल की उम्र में मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस कदर पढ़ा लिखा हो। वह न सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि उसके पास दौलत भी बेशुमार है। पहाड़ों के बीच में उसका घर है और उस घर में उसने बहुत सारी नौकरानियां भी रखी हुई हैं। तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी और तुम कितनी खुश रहोगी अपने पति के घर। यह सुनकर मैं चुप हो गई, मगर पापा फिर से बोलने लगे, बेटा मैं तो एक मामूली सा जमींदार हूँ, मगर वह लड़का बहुत ही ज्यादा धनी है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ज्यादा दौलत भी इंसान को बिगाड़ देती है, लेकिन उस लड़के में ऐसा कोई नुस्ख भी नहीं है कि मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी उससे ना की जाए। बहुत धनी है, उसके पास जमीनों की भरमार है। मैं तो उसके मुकाबले में 1/3 जमीन भी नहीं रखता हूँ। वह बहुत अमीर है। पापा उसकी अमीरी की दौलत के किस्से सुनाते रहे तो मेरा दिल भी करता कि मैं अभी उसे देखूं, पर देखती कैसे। मैंने पापा से कह दिया कि पापा आप उसे एक बार घर तो बुलाइए, मैं भी उससे मिल लूं, मुझे भी पता चलेगा कि वह लड़का किस तरह का है। पापा हंसकर बोले, अरे बेटी तुम कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं गई, तुम्हें क्या मालूम कि लोगों की पहचान क्या होती है। बस तुम प्रार्थना करो कि लड़का अच्छा हो। यह कहकर पापा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैं आकर उसी लड़के के ख्वाब देखने लगी जिसके बारे में पापा ने मुझे कहा था कि वह बहुत कस्मकस्मी का शिकार है। पापा मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़के से मिलवा दें, पर पापा ने मना कर दिया। पापा के इरादे मालूम नहीं हो रहे थे। अगले दिन मैं उनके कमरे में गई तो बोले, बेटी मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि कहीं वह इस रिश्ते से मना न कर रहे हो। मैंने कहा, पापा पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने पापा से झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने उस लड़के को सपने में देखा था कि हमारी शादी हो रही है, और पापा ऊपर वाले ने यह सपना मुझे इसीलिए दिखाया है कि मैं उसी से शादी कर लूं। पापा मेरी बात पर खुश हो गए, मुझे सीने से लगाकर बोले, अरे बेटी अब तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। पापा की बात सुनकर मैं दिल ही दिल शर्मिंदा भी थी, क्योंकि मैं हर बार अपनी बात मनवाने के लिए पापा से यही कहती कि मैंने सपने में देखा है, पर पापा मेरी बात पर अंधा यकीन करते थे। उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। पर फिर खुशकिस्मती से कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिसमें उन्होंने मेरी मदद ली और वह सही साबित हुई। यूँ पापा मुझे किसी चमत्कारी देवी की तरह समझने लगे। मैं पापा के हर फैसले पर उन्हें सलाह देती थी, और बात अगर अध्यात्म पर आ जाए तो पापा मुझसे सवाल ही नहीं करते थे। यूँ कहे कि वह अपनी बेटी को चमत्कारी देवी मानते थे, पर मैं यह नहीं जानती थी कि यह चमत्कारी देवी मेरे ही गले पड़ जाएगी और मैं जो बात करूंगी वह मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। पापा ने ठीक 1 हफ्ते के बाद उस नौजवान को घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि तुम भी उसे देख लेना। पापा एक माँ की तरह मुझसे ये सारी बातें बताते थे, क्योंकि मेरी माँ के स्वर्गवास के 15 साल गुजर चुके थे। मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था। पापा ने बाप भाई और माँ बनकर मुझे पाला था। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वे मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा था कि वह मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करेंगे जो बहुत ज्यादा ख्याल रखे मेरा
और कभी मुझे दुख न दे। तभी पापा ने उस नौजवान को घर पर बुला लिया तो मैंने उसको झुकी झुकी सी नजरों से देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। वह वाकई बेहद हसीन मर्द था। इससे ज्यादा हसीन चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। हालांकि गांव के नौजवान सख्त बहुत होते थे। वह खुद पर बहुत मेहनत करते थे और दूध मक्खन खाते, सब कुछ खाते, पर उनमें वह बात नहीं थी जो मासूमियत, शराफत और रोब इस व्यक्ति में था। उसे देखकर मेरा दिल पागल हो गया। जी चाहा शर्म के बंधन को तोड़कर उसके सामने जा बैठूं। वह भी मेरी खूबसूरती को देखकर इसी तरह पागल हो जाए जैसे मैं उसे देखकर हुई हूँ। पर मुझे पापा की इज्जत प्यारी थी तो मैं खामोश रही। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति चला गया। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैंने कहा, पापा मुझे आपकी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता, पर दरअसल मुझे वह लड़का शकल का बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर मैंने पापा के सामने अपनी बेचैनी को जाहिर नहीं किया और फिर पापा ने मेरा रिश्ता मनीष चौधरी के साथ कर दिया। मनीष चौधरी जाना पहचाना था। पापा को बाकी सब रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा बधाइयाँ दी, पर मनीष चौधरी के बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता था। वैसे तो वह काफी मशहूर था, उसकी जान पहचान भी काफी थी। यूँ मेरी शादी मनीष चौधरी से हो गई। मैं अपने घर से विदा होकर मनीष के घर आ गई। यहाँ आकर जिंदगी एक अलग ही रूप मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, मेरी तारीफें की, कहने लगे कि मैं तुम्हें जिंदगी में हर खुशी दूंगा, पर उसके लिए एक शर्त है। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारी मांग भरी है, शादी नहीं की है, यह जान लो। मैं मनीष की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। क्या मतलब है? शादी तो हो गई है। नहीं, शादी तुमने मुझसे की है, मैंने तुमसे नहीं की। मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मांग भरी है। अपने पति की अजीब गरीब बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब कि आपने मुझे मेरी मांग भरी है? मैं परेशान हो गई। अच्छा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल करोगी। मैं अपने पतिदेव की बात सुनकर दुखी हो गई। सोचा कि यह सारी बातें पापा को बताऊंगी, पापा ही इस मामले का हल निकालेंगे। मैंने सोचा था कि पापा से बात करूं, पर सुबह होते ही मेरे पति ने कहा कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह मेरे इरादों को भांप चुका था कि मैं पापा को बताने वाली हूँ, इसीलिए उसने मजाक का बहाना बना दिया। अगली सुबह पापा मुझसे मिलने के लिए आए। बोले कि बेटी तुम खुश हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? इस बात पर मैंने कहा, नहीं पापा, सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। वह क्या बेटी? बोलो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी कर सकता हूँ। पापा ने प्यार से पूछा था। पापा, कभी कभार मेरा आपसे बात करने का अगर दिल करे तो मैं आपसे कैसे बात करूंगी? मेरे पास तो आपसे बात करने का कोई जरिया ही नहीं। तो क्या बेटी के लिए यहाँ एक डांकिया लगवा दूं? पापा ने मजाक में कहा। नहीं पापा, अब तो मोबाइल फोन का जमाना है। नया मोबाइल कितने का मिलता है? इतना भी महंगा नहीं होता, हम तो मोबाइल खरीद ही सकते हैं। एक मोबाइल आप ले लें और एक मैं। जब भी मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपको फोन कर लूंगी। मेरी बात सुनकर पापा तो सोच में पड़ गए और मेरा पति फौरन बोल उठा, अरे आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पिताजी, मैं आपकी बेटी को जब यह कहेगी आपसे मिलवाने ले आया करूँगा। फोन तो बुरी चीज है, इसने अच्छे घरों को भी बर्बाद कर दिया। आप लोग तो इस गाँव में रहते हैं, मैं शहर की जिंदगी देख आया हूँ। मोबाइल फोन की वजह से पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाता है। पापा मेरी बात सुनकर बहुत ही परेशान थे। मेरे पति की बात सुनकर और डर गए। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटी, दामाद जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, मोबाइल रिश्तों को तबाह कर देता है। मैं तुम्हारे पति की बात की इज्जत करता हूँ, उसने मुझे यह बात याद दिलाई, वरना बेटी तुमसे कोई चीज प्यारी नहीं है मुझे, मैं तुम्हें भी ले देता। पैसों की भी फिक्र नहीं मुझे, तुम मुझसे इतने पैसे नकद दे सकती हो, उससे अपने कपड़े बनवा लेना। पापा ने मुझे संतुष्ट करने को कहा, पर मैं कैसे संतुष्ट होती? शक तो मुझे अपने पति पर हो रहा था, जो मुझे मेरे पापा से बातचीत नहीं करने देना चाहते थे। अब पति के सामने पापा को वह बातें भी नहीं बता सकती थी जो उसने मुझे रात को कही थी। मैं सोच रही थी कि पापा इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर मेरी शादी मेरे ही कहने पर कर दी। क्या इसका मतलब पापा खुद भी संतुष्ट नहीं थे? मैंने भी तो पापा से झूठी बोला था कि मैंने सपने में देखा है कि हमारी शादी हो रही है। यही सोचते सोचते पापा के जाने का वक्त हो गया। पापा चले गए। मेरे पति ने कहा, अपना सामान पैक करो। उसकी यह बात सुनकर मैं डर गई। क्या मतलब सामान पैक करूं? मेरे सामान को क्या हुआ है? मेरे पूछने पर मेरे पति ने बताया कि हम कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? वह बोले कि मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। मैं फौरन खुश हो गई। मैंने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करने के बाद उसने एक बड़ी सी गाड़ी लाकर घर के सामने खड़ी कर दी। मैं उसमें बैठी। मेरे पति ने गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था। गाड़ी काफी बड़ी थी।
मेरा पति मुझे इस शहर से बहुत दूर ले गया। तकरीबन 150 किलोमीटर की यात्रा ही होगी, जो कि काफी ज्यादा देर के बाद तय हुई थी। हम लोग एक पुराने से घर में दाखिल हो गए। यह घर संगमरमर का बना हुआ था। पत्थरों का बना यह घर ऐसा लगता था कि घर नहीं बल्कि जेल हो। मैं यह देखकर डर सी गई। पुराने जमाने की तकनीक पर बना यह घर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, पर इससे डर भी लग रहा था। मैं उस घर को गौर से देखने लगी। मेरा पति बोला कि तुम इस घर में रहकर परेशान बिल्कुल नहीं होंगी, पर तुम्हें एक दिक्कत होगी और वह तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि फिलहाल तुम इस घर में अकेली रहोगी। मैं यहाँ नहीं आया करूँगा। मैंने कहा कि कितने दिन? मेरे पति ने कहा 1 साल। यह सुनते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक खौफनाक लहर दौड़ गई। 1 साल मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? मैं तो भूत प्रेत से भी बहुत डरती हूँ। मेरी बात पर मेरे पति हंस पड़े। तुम्हें यहाँ 1 साल रहना है और फिर या तो मौत या जिंदगी। उसकी बात ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया। मौत या जिंदगी का क्या मतलब? आप मुझसे मजाक मत करें, मैंने रोते हुए कहा। मजाक ही तो कर रहा हूँ मेरी प्यारी पत्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो बात बात पर डर जाती हो। मुझे तुम्हारा डरना अच्छा लगता है। मेरे पति ने यह बात बिल्कुल सीरियस होकर कही थी, इसीलिए मैं वाकई डर गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। पर अब यहाँ आने के बाद मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वह मुझे अंदर कमरे में ले गया। सब कमरे सजे संवरे हुए थे। 3 कमरे थे, तीनों में बिस्तर लगे हुए थे। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों है, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बुरी तरह धड़क रहा था। खैर, कुछ वक्त हमने साथ गुजारा, खाना खाया, फिर वह वापस चला गया, मुझे यहीं छोड़कर। मैं दरवाजे को पीटती रह गई, मगर वह दोबारा वापस नहीं आया। यहाँ तक के पूरे 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक बाबा आए जो मेरी सेवा पानी कर रहे थे। वह मुझे शाम खाना दे जाते। मैं परेशान होती रोती, मगर वह मेरा पति नहीं आया। न मेरे बाप ने मेरी खबर ली। बाप तो कैसे खबर ले सकता था? मेरे पापा को कहाँ पता था कि मैं किस जगह पर हूँ और किस हाल में हूँ। दिन गुजरते गए। एक दिन एक औरत उस बाबा के साथ इस घर में आई और बोली कि मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ। मैंने कहा क्यों? मुझे कोई बीमारी तो नहीं? बोली पागल शादीशुदा औरतों को औलाद के लिए चेक किया जाता है। फिर उसने मुझे लिटाकर न जाने कैसा चेकअप किया। खुशी से बोली बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा और बच्चा भी ऐसा कि तुम्हारा पति तुम्हारी शिकायत को खत्म कर देगा। तुम एक आजाद औरत बन जाओगी। मैं उसे घूर कर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरा बच्चा ना हो तो क्या मैं यहीं कैद रहूंगी? कैद नहीं रहोगी। खैर छोड़ो। यह कहकर उसने अपना सामान वाला बैग पैक किया और बाहर जाने लगी। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की, पर उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद के दिन कैसे गुजरे मैं नहीं जानती। 3-4 महीने के बाद मेरे पति ने शक्ल दिखाई। वह बहुत खुश था। बोले कि माफ कर दो, मैं अपने कारोबारी मामलात में बिजी था, तुम्हारी खबर नहीं ले सका। लेकिन मुझे मेरे नौकरों ने बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने, तुम्हारी तबीयत मालूम करने आया हूँ। मैं अपने पति को देखकर नफरत से मुंह फेरने लगी तो बोला, मुझसे नफरत ना करो, मेरी मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। मैंने कहा भले इंसान हो या ना हो, पर मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से निकाल दें, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे पति का अंदाज एकदम सख्त हो गया और वह बोले, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। जिंदगी में इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आता हूँ और तुमने एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। उन्होंने फल और सब्जियां मेरे पास रखते हुए कहा तो मैंने कहा, मैं अपने पापा के घर एस में रहती थी, पापा की इकलौती बेटी थी, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे दौलत की खातिर नहीं, आपके पढ़े लिखे होने की और आपको खूबसूरत देखकर आपसे शादी की थी। मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं आपसे शादी करके यहाँ आ गई, वरना मैं पापा के घर आराम से रहा करती थी। मेरा पति मेरी बातें सुनकर बोर हो रहा था। वह बार बार मुझे कह रहा था कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। मैं समझ गई कि मेरा पति प्यार से ही बात मानता है। मैंने फिर अपना रवैया बदल लिया। मैंने कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, यहाँ पर भला कैसे रहूंगी। मेरा पति मेरी बातों में आ गया, बोला कि ठीक है, मैं कल ही तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊंगा। मैंने अपने पति का दिल जीत लिया था। वह मुझे यहाँ से ले गया। उसने मुझे अपने घर में रखना शुरू कर दिया। पापा भी मुझसे मिलने आए, पर एक सवाल मेरे दिमाग में ही रहता कि आखिर मेरे पति ने मुझे वहाँ क्यों कैद कर रखा था, फिर मेरे साथ उनका रवैया कैसे बदला। पर इन सब सवालों को सोचने के लिए वक्त चाहिए था, जो मुझे मिलता नहीं था। पापा कहते कि तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा पति भी बदल जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसने घर में जश्न मनाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत महंगा जोड़ा लाकर दिया और बोला
अब तुम मेरी पत्नी हो। अब मैं अपने माँ बाप को बताऊंगा कि तुमने बेटा पैदा कर दिया है। अब मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने कहा, आप होश में तो हैं, हमारी शादी हो चुकी है। बोले कि भले शादी हो गई हो, पर अब जो शादी का जश्न मैं मनाऊंगा वह नहीं तुम्हारे गांव वालों ने कभी देखा होगा, और ना ही कभी तुम्हारे घर वालों ने, और ना ही मेरे माँ बाप ने। फिर मेरे पति ने अपनी बात को पूरा किया। उसने मुझे लाल सुर्ख और महंगा जोड़ा पहनाकर दोबारा से दुल्हन बनाया और फिर ऐसा जश्न मनाया कि मैं वाकई हैरान रह गई। 15 दिन तक हमारे घर में जश्न रहा। मेरे बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार न्योछावर किया गया। मेरे पापा बहुत ज्यादा हैरान थे कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। औलाद तो ऊपर वाला हर एक को देता है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के लिए औलाद इतना बड़ा तोहफा होगा और वह उसके लिए इतना खुश भी होगा। मैंने एक बेटे को पैदा किया, बस उसके बाद से सब कुछ बदल गया था। पर मैं अपने पति से एक सवाल पूछना चाहती थी कि उसने मुझे 4 महीने उन बंद कमरों में क्यों रखा, इसकी क्या वजह थी, और अगर मेरा बच्चा पैदा ना होता तो तब क्या होता। मैंने अपने पति से इस सवाल का जवाब बहुत बार मांगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं अपनी कामवाली से बात कर रही थी कि मेरे पति आ गए। मुझे देखकर वह बहुत हैरान हुआ और कामवाली के चेहरे का रंग बदल गया। वो डर गई और फौरन वहाँ से भाग गई। मेरे पति ने भी गुस्से से कहा कि इन कामवालियों से दूर रहा करो, इनसे बातचीत ना किया करो। उस वक्त मुझे शक हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या है जिसे मेरा पति हमेशा छुपाता रहता है। तब मैंने कामवाली को पैसे का लालच दिया। बहुत कोशिश करने के बाद उसने मुझे जो सच बताया, मेरा दिल चाहता था कि अगर बात मेरी कामवाली की जान की हो तो मैं अपने पति को छोड़ दूं। कहने लगी कि आपको मैंने एक राज बता दिया। मैंने कहा, आपने मुझ पर एहसान किया है, पर यह जान ले कि आप जैसे ही अपने पति से इस बात की नाराजगी जताएंगी, उनको मालूम हो जाएगा कि आपको यह बात मैंने बताई है और यह हकीकत है कि इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। दरअसल मेरे पति ने 2 शादियां पहले भी की थी, पर वह उसे औलाद न दे सकी, तो उसने जबरदस्ती तलाक लेकर उन्हें अपने नौकर से ब्याह दिया और उसी घर में कैद कर दिया। वह बेचारी अपनी जिंदगी से तंग है, मरना चाहती हैं। उनके घर वालों को भी उनके बारे में नहीं पता। उन्हें औलाद ना पैदा होने की सजा मिली है। नुक्स तो मेरे पति में था, भगवान जाने क्या नुक्स था। मेरे साथ उसे औलाद कैसे हुई यह मैं भी नहीं जानती। शायद मेरी प्रार्थना से हुई या फिर ईश्वर ने चमत्कार कर दिया, वरना अगर मेरे पति को औलाद ना होती तो वह अपना इलाज करवाने की बजाय मेरी शादी भी किसी नौकर से करवा देता और खुद दूसरी शादी कर लेता। उसे लगता था जैसे वह सबकी सेवा कर रहा है, अपने नौकर को भी खुश रख रहा है और अपने माँ बाप को भी, पर वह उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचता था जिनकी जिंदगी को वह बर्बाद कर रहा था। यह मेरे पति का बहुत बड़ा राज है, जो अगर मैं अपने पति को बता दूं तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर कामवाली का नाम आएगा तो उसकी जान भी चली जाएगी। और फिर मैं सोचती हूँ अब तो मेरा बेटा भी हो गया, मैं अपने पति के इस राज को खोलकर क्या ही कर लूंगी। आपका क्या ख्याल है, मुझे अपने पति की बात लोगों को बतानी चाहिए या फिर इस बात को नजरअंदाज कर देनी चाहिए? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।